नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम नेहरू विहार से थोड़ा यहाँ से मुखर्जी नगर से थोड़ा सा निकल रहे थे, तो भैया जैसे ही लाइब्रेरी से आए हमने भैया को पकड़ लिया। हमने पूछा भैया से जब किसकी तैयारी करते हैं, तो भैया से देखिए किस तरह से भैया ने बताया। भैया आपका शुभ नाम? अंकित मलिक भाई, चरखे दादरी हरियाणा। हरियाणा। आपका शुभ नाम भैया? योगेश पुनिया, भिवानी हरियाणा। दोनों ही हरियाणा से हैं। आप लोगों को पता है हरियाणा के कल्चर के बारे में आप लोगों ने, हर स्टूडेंट की एक अलग ही थिंकिंग होती है कि हरियाणा के स्टूडेंट होते हैं जो लड़ाकू होते हैं, बात बात पे अग्रेसिव होते हैं, लेकिन हमें यहाँ देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप किसकी तैयारी करते हैं भैया? बैंक पे होगी भाई। मैं एसएससी सीजीएल कर रहा हूँ भैया। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप बैंक की तैयारी कब से कर रहे हैं? बैंक की तैयारी अभी तो 1 महीना हुआ भाई। 1 महीना हुआ। आपका भैया? अभी ग्रेजुएशन किया है, अभी आया हूँ मैं यहाँ पे, अभी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप दोनों एक तरह से बिगिनर हैं इस फील्ड में, नए नए आए हैं। तो यहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में बताइए। आप दिल्ली में रह रहे हैं, अभी 1-2 महीने आप लोगों को हो गए हैं, तो कैसा इन्वायरमेंट है दिल्ली में? एनवायरनमेंट ठीक है। क्या चार्जेस है रूम रेंट का देखा जाए तो? एक तरह चार्जेस 7,000 से शुरू हो गए, 11-12 तक जाते हैं। से एक तरह का पीजी में 7,000 से लेके 11-12 हज़ार तक जाता है। यही हम साथ रह रहे हैं, 8,000 जो, हाँ 8,000 हम। आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन की है या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी? अभी कोचिंग देख रहे हैं, केडी लाइव में अभी ऑनलाइन चल रहा है। हाँ, थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा, बाद में करेंगे अभी। मैं भी यही अभी सर्च कर रहे हैं। अभी तो ये थोड़ा सेल्फ स्टडी हो जाते हैं। अभी नए बैच शुरू हो रहे हैं। अभी कोई भी 6 तारीख से है, कोई 10 तारीख से। अभी मतलब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे आ रहे हैं, तो नए बैच शुरू हो रहे हैं अभी। एक लोगों का भ्रम रहता है कि अगर हरियाणा का स्टूडेंट है तो लड़ाई झगड़ा और पढ़ाई से उसको दूर दूर तक नाता नहीं है कोई। तो क्या ये सच है, हरियाणा के स्टूडेंट पढ़ाई कम लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं? नहीं भाई, देखो एक चीज़ ये है भाई, बोली थोड़ी उसमें आकड़ हो जाती है। उस चीज़ से लोग अपने आप पहले डर जाते हैं कि भाई ये तो भाई थोड़ा गुस्सेल मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, दिल से बहुत साफ होते हैं हरियाणा के लोग। और पढ़ाई के मामले में अगर हरियाणा वालों का देखा जाए तो क्या रियल में भी पढ़ाई करते हैं हरियाणा वाले? भैया पढ़ाई तो करते हैं हरियाणा वाले, इसमें यूँ थोड़ी कि हरियाणा के हो गए तो पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई तो होती है। यूपीएससी का देख लीजिए आप ट्रेंड। पिछली बार फर्स्ट टॉपर था मलिक ही था, वो भी हरियाणा से ही था। तो पढ़ाई का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है भाई। ये नहीं कह सकते हरियाणा वाले बच्चे पढ़ाई नहीं करते। अभी यहाँ के एनवायरनमेंट में किस चीज़ की कमी है? यहाँ दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है, लाइब्रेरी की कमी है, कोचिंग की कमी है, या फिर स्टडी मटेरियल की कमी है? आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, और बैंकिंग में किस तरह से आप तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखते हो? क्या पहले मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग, जीएस, किस किस पोर्शन में कितना ध्यान देते हैं? देखिए कमी तो ये कुछ नहीं कह सकते। देखो मुखर्जी नगर मेन चीज़ है ये तो पढ़ाई के लिए। जो भी बच्चा आता है मुखर्जी नगर आके रुकता है सीधा। और पढ़ाई तो ये है, देखो हर सब्जेक्ट में पकड़ बनानी पड़ती है। तो ये तो है नहीं भाई एक पढ़ लिया तो फिर दूसरा छोड़ दिया, सब में बराबर लेके चलना पड़ता है। बैंकिंग में आप किस तरह से पढ़ते हैं? क्या पहले 1 घंटा रीजनिंग के लिए देते हैं, 2 घंटा मैथ के लिए? किस तरह से आप पहले एक सब्जेक्ट को फिनिश करते हैं, कैसे? बस यही है भाई, एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं जिसका भी मन कर रहा है। जैसे रीजनिंग का मन कर दिया तो रीजनिंग का भाई एक टॉपिक कर दिया। ये तो है नहीं भाई 1 घंटा ही पूरा बांध लिया तो 1 घंटे ही। तो बस भाई इंटरेस्ट की बात है, जिन्हें देर रहेगा जो करना है वो करके उठेंगे फिर। आप डे का टारगेट रखते हैं कि 1 दिन में मुझे इतना पढ़ना है, या 1 महीने का टारगेट रखते हैं 1 महीने में मुझे इतना पढ़ना है, या फिर पूरा सिलेबस का टारगेट रखते हैं? डेली का टारगेट होता है। जैसे सुबह उठे, अपना टाइम टेबल सेट किया, सारे दिन में ये काम करना है, और काम होता रहेगा, साथ साथ टिक होता रहेगा। अपना शाम को लिस्ट पूरी होगी तभी उठेंगे। एसएससी सीजीएल की बात करूं तो अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है भैया। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा एसएससी सीजीएल की बात करूं तो अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। आप उसके सिलेबस को किस तरह से देखते हैं? मतलब पहले मैथ पढ़ते हैं, फिर रीजनिंग, या सारी सब्जेक्ट एक साथ में देखते हैं, किस तरह से? भैया साथ में ही चलता है। अब देखते हैं कि थोड़े चैप्टर लेके चलते हैं, 2-3 चैप्टर अभी रीजनिंग के, कभी मैथ के। हाँ यूँ ही। अभी जो फिलहाल में प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि आप लोगों को पता है बैंकिंग का भी एग्जाम ऑनलाइन होगा, टीसीएस कराएगी, और एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, उसका भी एग्जाम ऑनलाइन होगा। क्या आप टेस्ट? क्या क्या? हाँ मॉक टेस्ट चल रहे हैं अभी तो। हाँ हाँ हाँ। और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा भैया कि अभी फ़िलहाल में आप एक बिगिनर हैं, तो आप क्या समझते हैं, अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? कि आने वाली 1 साल में आप सिलेक्शन ले लोगे, 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि आपने सीनियर से भी बात की होंगी, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो टारगेट तो ये है भाई, 1 साल के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना जॉब पकड़ के और अपने काम पे लगे। देखिएगा, ये दोनों भाइयों का ओवरव्यू था। ये हरियाणा से हैं। लोगों का भ्रम रहता है, लोगों का एक तरह से आभास रहता है कि हरियाणा के लड़ाकू होते हैं। नहीं, लेकिन भाई सीजीएल की तैयारी करते हैं, भाई जी बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, उस तरह से सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन को अंदाज दे रहे हैं। और ये इनका नेहरू विहार का 1 मंथ का एक्सपीरियंस था। तो चलिए और जानते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट के बारे में कि किस तरह से वो लोग तैयारी करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, तो हमारे साथ में अभी कृष्णा भैया जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था। हमने 2 मिनट का समय मांगा भैया से, और भैया ने बोला कि हाँ ठीक है, हम बोल देते हैं। अभी भैया जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट है,
तो डे बाई डे ग्राफ गिरता जा रहा है। क्या रीज़न है उसके पीछे का? क्या हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं? क्या हिंदी माध्यम में कुछ कमियां हैं, या फिर यूपीएससी आयोग की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है? सर 4-5 रीज़न इसका हो सकता है। पहला रीज़न जो है ये कह सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है हिंदी मीडियम। दूसरा कारण ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो है सीसेट में पास नहीं करने के कारण मेंस में कम अपियर होते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर 10,000 रिजल्ट आ रहा है तो उसमें से 1200 से 1300 लोग हिंदी मीडियम के होते हैं और ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम 90% वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो जब या एक तरह से कहना चाहें तो जो प्रीलिम्स और सीसेट में जो क्वालिफाई करते हैं उसमें 90% स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से होते हैं। यस और तीसरा कारण ये बोल सकते हैं कि जब प्री बच्चे पास करते हैं तो फिर मेंस में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्वालिफाइंग जो मार्क्स इंग्लिश का रहता है, फिर वहाँ पे भी बहुत लोग हिंदी मीडियम के पास नहीं कर पाते हैं। अभी अगर मैं टीचर की एक मर्यादा को एक साथ में लेके चलता हूँ तो क्या मुखर्जी नगर में ऐसे भी कुछ टीचर हैं जिन्होंने खुद प्रीलिम्स निकाला नहीं कभी जीवन में और वो आईएएस की तैयारी करा सकते हैं? एक तरह से एक भटकाव देखने के लिए मिल सकता है क्या सर? स्टूडेंट के लिए या बिगनर के लिए ऐसा भी होता है क्या? सर स्पेशली सर यूपीएससी और सिविल सेवा की बात करें तो यूपीएससी में जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑथेंटिकेट कोचिंग जो है ना वो बहुत कम है। और जो ऑथेंटिकेट कोचिंग है, जो बड़े बड़े कोचिंग है, तो उसमें टीचर और स्टूडेंट का गैप इतना ज़्यादा है कि वहाँ तक लड़के पहुँच नहीं पाते हैं। तो लड़के नहीं पहुँचने के कारण टीचर और स्टूडेंट के गैप के कारण नॉलेज गैप हो जाता है। नॉलेज गैप कारण हम लोग वहाँ पे मेंस में अपना जो बेस्ट देना चाहिए वो बेस्ट दे नहीं पाते। इसका कारण क्या हम ये भी मान सकते हैं अपनी तरफ से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो संख्या होती है कोचिंग में बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी स्टूडेंट अगर अपना डाउट या कुछ भी पूछना चाहता है, एक पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो नहीं हो पाता, चाहे वो हेजिटेशन का कारण हो, कुछ भी कारण हो। क्या ऐसा बोल सकते हैं? सर कोचिंग वाले के तरफ से ही पहले से ही निर्देश दिया जाता है कि बीच में नहीं पूछा जाए। और जब 500-600 की क्लास होती है तो उनके तरफ से निर्देश रहता है कि एक को डाउट क्लियर करने के कारण 500 का डिस्टर्ब होगा। और दूसरा बात है जब क्लास ख़त्म होती है तो टीचर से जब मिलने के लिए बच्चे जाते हैं तो टीचर वहाँ मौजूद नहीं रहते। टीचर की जगह सबऑर्डिनेट जो टीचर हैं, जो सहायक टीचर हैं, वो बैठे रहते हैं। तो ये कारण है। हमारे साथ में एक और सीनियर सर हैं, थोड़ा सर से जानना चाहेंगे। सर क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए इसमें तो रीज़न तो जैसे भैया ने बताया, कृष्णा भैया ने, कि मतलब ये ढेर सारी चीज़ें हैं टीचर का। मेरे हिसाब से जो है अभी प्राथमिक स्तर का जो काम है हमारा बच्चों पे, जैसे कि अभी हिंदी माध्यम का रिजल्ट तो आज से कुछ दिन पहले इंग्लिश मीडियम माध्यम से ज़्यादा होता था। इन्होंने इसी से बात करें 2000 से और 2004 के बीच में अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिला। रिजल्ट देखने के लिए इसलिए मिला था कि उस समय में लोग हिंदी मीडियम के पीछे एकाग्रता था। प्राथमिक स्तर पे हिंदी पे काम अच्छा होता था, पढ़ाई होता था। अभी के समय में जो है बच्चे को ना हिंदी सही से आता है ना इंग्लिश सही से आता है। और इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो है अगर शुरू से इंग्लिश में पढ़ता है तो उसका इंग्लिश अच्छा होता है। और जो मीडियम फैमिली का होता है, जो मतलब निम्न कैटेगरी के होते हैं, वो 5 तक तो एफर्टेबल होते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पढ़ाते भी हैं, लेकिन बाद में जाके वो हिंदी मीडियम में डालते हैं। तो इसलिए ना उनको हिंदी आ पाती है सही से और ना सही से इंग्लिश आ पाती है। सबसे मेन समस्या यही है। वो जो बच्चे थे जो आप बता रहे 2004 से पहले वाले रिजल्ट वाले बच्चे, उनका एज खत्म हो गया। और ये जो 2095 के 2000 के बाद जो आया, जैसे बिहार का भी देख रहे होंगे टॉपर का रिजल्ट कम हो रहा है। बिहार में ऐसे बहुत सारे समस्या आ रहे हैं। तो जब से सर्व शिक्षा अभियान आया 2005 में, उस समय से इंग्लिश हिंदी, पहले हिंदी था, टीचर भी अच्छे थे, अब बहुत सारे शिक्षा का नियम ही चेंज कर दिया गया। भैया एक तरह से मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से 2000 से लेकर 2005 के बीच में जो सिलेक्शन प्रोसेस था अच्छा खासा हिंदी माध्यम का देखने के लिए मिला था, तो 2014 में जो सीसेट का प्रोसेस आया था कहीं कहीं वो भी एक तरह से नुकसानदायी साबित हो रहा है हिंदी माध्यम के लिए। हाँ, हिंदी माध्यम के लिए देखिए, हिंदी माध्यम में हिंदी माध्यम का जो बच्चे होते हैं वो आप 100 स्टूडेंट में से लीजिएगा, वो निम्न कैटेगरी के होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए अफोर्डेबल नहीं है। और हिंदी मीडियम का जो सीसेट का जो बच्चा होता है हिंदी मीडियम में, आप अगर मान लीजिए कि जैसे कि दिव्य सर का एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उसी तरह से उन्होंने बताया था कि जैसे हिंदी मीडियम में जो है ना, आप सीसेट में जैसे इंग्लिश का है, बच्चे इंग्लिश में ही मतलब छेड़ जाते हैं यहाँ से। इंग्लिश में अगर आप मेंस में जो है क्वालिफाई मार्क्स तो है ही, तो सीसेट लगाने से बच्चा अच्छे बच्चे जो हैं
वो सी सेट की तैयारी में 2-3 महीने खपाते हैं और ये जो है इसी चक्कर में उनका पीटी भी रुक जाता है। जबकि जीएस में अच्छा नंबर स्कोर करते हैं, आप स्कोर उठा के देख लीजिए हिंदी मीडियम का, तो पीटी का जो जीएस पेपर होता है उसमें अच्छा नंबर है, लेकिन सी सेट नहीं पास कर पाते जिनके पास दक्षता है मेंस अच्छा लिखने का। और मैं तो सबसे ज़्यादा कहूँगा कि जो अभी का जो रिजल्ट कम होते जा रहा है दिन पर दिन, इसका मेन काम है कि हमारा प्राथमिक स्तर का शिक्षा गिरा हुआ है और हिंदी मीडियम का गिरता जा रहा है। अभी जो हिंदी साहित्य का जो टीचर होगा ना, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है। तो एक तरह से सर ने मेरे को बताया है कि एक तो 2-3 कारण मोस्टली हो सकते हैं। पहला तो ये सी सेट का जो 2014 से एंट्री हुआ है, ये एक मेन रीज़न हो गया आज के स्टूडेंटों के लिए। दूसरा कारण ये मीडियम, जो कि एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, उस कारण से स्टूडेंट पिछड़ रहे हैं हिंदी माध्यम वाले। अच्छा, आयोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आयोग अपनी तरफ से कुछ भेदभाव रख सकता है? हाँ, आयोग ने एक भेदभाव किया है कि जैसे कि आप सी सेट में अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप इंग्लिश का अगर क्वालिफाइंग ले सकते हैं, तो हमारा देश हिंदी माध्यम का है। हिंदी के पर हमारा मूल भाषा हिंदी है, हम अंग्रेज नहीं है, जो हमारा अंग्रेजी है। तो उसमें हिंदी मीडियम के हमारा ज़रूरी नहीं है कि आयोग को इंग्लिश आना ज़रूरी है, या हमारे जो बच्चे डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, जो इसमें जो इंडिया के अंदर में जो काम करने वाले कुछ पोस्ट हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश माध्यम में जो मतलब जो फील्ड में या जैसे बिहार में आएगा तो उसमें हिंदी में ही उसको डील करना है। तो उसके इंग्लिश के जगह पर अगर हिंदी में प्रीफर कर रहा है बच्चा, तो हिंदी में होना चाहिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी फ़िलहाल में आपने बताया मेरे को कि सी सेट हो गया, ये मीडियम हो गया, एक रीज़न और हो जाता है कि आयोग में जो सदस्य बैठे हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 10 कैंडिडेट ले लिए, आयोग की कमेटी में 10 कैंडिडेट हैं। अभी फ़िलहाल में हमें जो सूत्रों से पता लगता है कि 10 के 10 इंग्लिश मीडियम से हैं। क्या वो भी एक रीज़न हो जाता है? आप बताइएगा सर, मैं एज ए स्टूडेंट आयोग पे दोष देना नहीं चाहूँगा, लेकिन आयोग से अनुरोध करना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम में भी पोटेंशियलिटी है, तो उनको भी रिस्पेक्ट करें और कोशिश करें कि इंग्लिश मीडियम के समान ही उनको समझें। कहाँ से हैं भैया? सर, मैं बिहार और बेगूसराय से। बिहार से। आप कहाँ से? मैं भी बिहार समस्तीपुर से हूँ। अभी फ़िलहाल में बिहार के स्टूडेंट ने टॉप किया है, शुभम कुमार। आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आपके बिहार से हैं, तो उनको पीछे का क्या स्ट्रगल रहा था? थोड़ा सा उसके बारे में 2 वर्ड बोल पाएँ? स्ट्रगल, वो बच्चा शुरू से स्ट्रगल रहा है और वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था। उनका प्लानिंग अच्छा था, इनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था और एजुकेशन सिस्टम भी उनका अच्छा रहा। जैसे प्राथमिक स्तर का जो मैंने शुरू में ही बात किया था, उनका शुरू से ही सिंगल माध्यम है। जैसे मेरा खुद का देख लीजिए कि मैंने 5 तक जो है 5-6 तक मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ाई किया। उसके बाद मैं दिल्ली में पढ़ता था, उसके बाद मेरे पेरेंट्स एफर्टेबल नहीं थे क्योंकि हमारे, तो फिर हम हिंदी माध्यम में चले गए। अभी मेरे सिचुएशन ऐसा है कि हम ना हिंदी में पूरा चीज़ तरह से तैयार, हिंदी तैयारी करने के लिए, जैसे मेन सब्जेक्ट है तो उसको हिंदी तैयारी करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। और इंग्लिश मीडियम जिसका फ्लो ही इंग्लिश में बना हुआ है शुरू से ही, जिसको हिंदी पता नहीं है, हिंदी का मतलब भी नहीं जानता है कि हिंदी में क्या है, जबकि डील भी करेगा तो वो सारा समस्या को नहीं जान पाएगा वो। मतलब तो यही समस्या है कि हिंदी मीडियम का प्राथमिक स्तर से ही हमारा ख़त्म हो रखा है। 2021 की अगर मैं रणनीति की बात करूं, जो 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी रणनीति किस प्रकार से है भैया? सर, मैं इंडिविजुअली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस किया हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं सफल हो जाऊं। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। अब हमारे दोनों सीनियर सर हैं, दोनों सीनियर भैया हैं, कि यूपीएससी की ऐसी कौन सी विशेषता हैं जो आपको सिविल सर्विस के प्रति आकर्षक करती हैं? चाहे वो वेतन भत्ता हो गया, चाहे वो डिसीजन, एक तरह से उनके हाथ में पावर है, आज के समय में रोल मॉडल हैं, तो आप 1-2 विशेषता अगर बता पाएँ मेरे लिए पर्याप्त होगा। नहीं, उसका जो है अभी सबसे ज़्यादा कि उसमें टाइम पे एग्ज़ाम लेना और उसमें मतलब करप्शन नहीं है, जैसे कि एसएससी डिपार्टमेंट में हो गया, रेलवे में हो गया। इसका मतलब अभी तक आयोग का गरिमा बना हुआ है, जहाँ की हिंदी मीडियम में, ये तो दूसरा बात है कि हम तो दूसरा जितना, लेकिन इसका जो आयोग का जो एक मतलब शुद्धता है वो कायम है अभी तक पूरा। जी भैया, आप कुछ बोलना चाहें? सर, ऐसी कौन सी विशेषताएं जो यूपीएससी के प्रति आपको आकर्षक बनाती हैं? सर, यूपीएससी अपने आप में एक विशेषता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना वो सबसे बड़ी खूबसूरती है। और दूसरा बात, उसमें जाना और उसमें डाइवर्सिटी काम करने का जो ऑप्शन मिलता है, तो ये ज़्यादा पसंद है सर। जनता से जुड़ने का मौका मिलता है। कह सकते हैं, ज़रूर। एक तरह से भैया ने बताया था कि जहाँ पे इंडियन सर्विस की बात आ जाए, चाहे आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस को छोड़ के, तो यहाँ पे आपको मोस्टली हिंदी लैंग्वेज में टॉक करने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर सारा हिंदी में चाहिएगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। क्या कारण है सर उसका? सर, इंग्लिश की प्राथमिकता दी जा रही है, बात तो सही है, लेकिन इंग्लिश का जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना शुरू से,
तो जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जो लोग जिसके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो सोचता है कि वो नीचे स्तर का है, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और कुछ इंग्लिश बोलते हैं तो उसको लगता है कि वो अच्छा जगह पढ़ा होगा, अच्छे जगह से रहा होगा, अच्छा माइंडसेट होगा, अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा सोसाइटी मिला होगा। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में यही क्लासिफिकेशन हो जाता है कि हिंदी मीडियम का मतलब होता है कि थोड़ा नीचे निम्न कैटेगरी, और इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है कि थोड़ा अपर और अच्छी कैटेगरी, अच्छे उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं तो मोस्टली स्टूडेंट बीए बीएससी ये कोर्स करके आते हैं, लेकिन अदर स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं, जब बीटेक हो गया, आईआईटी हो गया, लेकिन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट मोस्टली ज़्यादातर देखने के मिल रहे हैं यूपीएससी के फील्ड में। क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे? वो अभी जैसे कि कोरोना काल में जॉब की स्टेबिलिटी नहीं रही, और वो जानते हैं कि मेहनत उतना ही करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा और मेहनत करके जो है ना यूपीएससी करना चाहते हैं, और उनके प्लानिंग के साथ में वो करते हैं तो हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला ख्याल आपको कब आया कि आपको डीएम पोस्ट की पोस्ट के लिए तैयारी करनी है? मेरा तो शुरू से ही था, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, बिहार की भूमि पहले ही बताता है कि अगर कुछ करना है, अच्छा सफल व्यक्ति बनना है, तो आप इंजीनियर भी बन जाओ, डॉक्टर भी बन जाओ, लेकिन सफल व्यक्ति बनना है तो एक यूपीएससी का एक क्रेज़ है वहाँ पे, कि आप यूपीएससी की तैयारी भी करते हो, पीटी भी पास करते हो, तो आप बहुत ही उच्च कैटेगरी के लोग हो। जैसे कि भैया ने बताया कि इंग्लिश वाले ऊंचा समझे जाते हैं, वैसे ही यूपीएससी वाले ऊंचा समझे जाते हैं, और एग्ज़ाम भी निकलता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई घटना जिससे आपको प्रभावित हो गई, यूपीएससी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा हो, आपको लगा हो कि अब मेरे को यूपीएससी करना है? नहीं जी, घटना नहीं, हमारा शुरू से ही मनोबल था। हमारे फैमिली में भी है कुछ कज़न में जो यूपीएससी से क्रैक कर चुके हैं और बीपीएससी से भी हैं, तो यही सब के चक्कर में हमारा शुरू से ही था कि पढ़ने का, कि यूपीएससी की तैयारी करने का। भैया ऐसी कोई घटना जिससे प्रभावित होकर आपने यूपीएससी को चुना हो? सर, मैं जब कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरे पास ऑप्शन 2 था, या तो मैं एमबीए करूं या तो मैं यूपीएससी करूं। तो फिर मैंने सोचा कि एमबीए करूं तो फिर मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, और मेरा जब कॉलेज के दरमियान ही मैं प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद नहीं किया, तो मैंने यूपीएससी चूज किया। अच्छा सर, मैं अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन इससे सिलेबस से हटा के करना चाहूँगा। दिल्ली का एक मंथली बजट कितना होता है? एक स्टूडेंट अगर बिगिनर आपको देख रहा हो, कहीं बिहार से भी देख रहा हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा डाउट होता है कि मेरे को मंथली प्राइस कितना लेके जाना है दिल्ली। यहाँ पे जो है ना मंथली प्राइस कम से कम, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी लॉन्ग टाइम का है, कम से कम जो है कि 11 से 12 हज़ार तो है ही। आप इसमें नॉर्मल खर्च करोगे, कुछ इधर उधर का नहीं, 12,000 रुपये। सर, वास्तव में अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं दिल्ली, तो बजट तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और सपोर्टिव फैमिली बैकग्राउंड भी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 10 से 15 के बीच में मिनिमम खर्चा होता है स्टूडेंट का। अगर 10 से 15 मिनिमम खर्चा अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपके अपने लाइफ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अभी जो रात का करीबन 10 के आसपास बजा है, आप हैं लाइब्रेरी के नीचे खड़े हुए, आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं? यस, राइट। आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।